Welcome students. Today our topic is Islets of Langerhans for BSc Part 2. हम पूर्व में भी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पढ़ रहे थे, ये उसी का एक भाग है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ये जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज कहाँ पाई जाती हैं? ये हम मैमल्स में कर रहे हैं। तो मैमल्स में जो स्टमक के पास है, चित्र में भी आप देख रहे हैं कि आहार नाल या चित्र के पास में और डिओडनम के बीच में ये ग्लैंड, ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि की विशेषता क्या है कि ये एक्सोक्राइन बाह्यस्त्रावी और एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की क्रियाएं करती है। तो जो बाह्यस्त्रावी सेक्रेशंस होते हैं, ये होते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसके बारे में पूर्व में पढ़ाया था आपको। और ये डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स निकालते हैं जो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा फिर डाइजेशन का काम करते हैं। और अंतःस्रावी ग्लैंड के रूप में क्या काम करते हैं कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो दूर दूर, आप देखिए अभी चित्र में भी कि इसमें सेल्स पाए जाते हैं और ये समूह में होते हैं। ये इनको बोलते हैं स्त्रावी कोशिकाएं। तो ये छोटे छोटे लोब्यूल्स के रूप में होती हैं, पिंडकों के रूप में, और इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होती हैं, ये सीधे टारगेट ऑर्गन तक अपना हार्मोन ब्लड के द्वारा पहुंचाती हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और सबसे पहले इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंगरहैंस, इसीलिए इनका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा गया है। अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप चित्र में भी देखिए कि ये देखिए गोलाकार लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स जो हैं ये हॉर्मोन्स को निकालते हैं। तो अगर इनमें लोब्यूल्स में देखें तो इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं: अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल्स लगभग 75% हैं, बीटा सेल्स 20% हैं, और डेल्टा या गामा सेल्स 5% होती हैं। और इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में अब देखेंगे। तो इनके द्वारा जो निकाले गए हार्मोन्स मुख्य हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक है। अब अगर हम देखिए ये चित्र में भी अल्फा, डेल्टा, बीटा और रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, और ये पेनक्रियास को एनलार्ज करके दिखाया गया है। अब हम देखेंगे इनमें से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो इनमें से निकलने वाला प्रथम हार्मोन इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन है ये बी सेल्स की कोशिकाओं से निकलता है और प्रोटीन प्रकृति का है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5734 है। सेंगर ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, और इन्होंने बताया था कि 2 समानांतर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए और बी, जिनमें 21 और 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। उन्होंने ये बताया था कि इसमें जिंक भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये जो हार्मोन है ये कैसे काम करता है? ये कोशिकीय झिल्ली द्वारा एब्जॉर्ब होकर के और निम्न मुख्य काम करता है। जैसे कोशिका झिल्ली की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, विशेषतः ग्लूकोज के लिए। दूसरा, ये जो टिश्यूज होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन के जो मॉलिक्यूल्स का ये इकट्ठा करता है, उनको एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। तीसरा, प्रोटीन सिंथेसिस में वृद्धि करता है। चौथा,
कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रभावित करता है। इससे ग्लूकोज की मात्रा की रक्त में कमी आ जाती है। फिर 5वां पॉइंट है कि ये ग्लाइकोजेनेसिस के सिंथेसिस को भी उत्तेजित करता है। और 6th पॉइंट है कि ये एड्रिनल ग्लैंड थी ना, अधिवृक्क ग्रंथि, इससे जो हार्मोन निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके साथ और दूसरी और कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके साथ हार्मोन के सहयोग से ये कोशिकीय विभोदनकारी क्रियाओं में भाग लेता है। अब मनुष्य के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो एक निश्चित होती है और वो जितनी यूज होनी चाहिए, जैसे 90 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब इंसुलिन के अगर अपर्याप्त माप बनता है तो ग्लूकोज का जो संग्रहण है और उपयोग है, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो भोजन के पाचन द्वारा जो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, अगर इससे स्तर को बढ़ जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इस स्तर के अगर बढ़ने से क्या होता है, जो किडनी में रीनल थ्रेशोल्ड का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो यूरिन में यानी मूत्र के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है। इस अवस्था को ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो वसाओं का अपचय, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, बढ़ जाता है और वसाएं भी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो अगर 300 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है तो अनेक रोगों को जन्म देती हैं और रक्त में कीटोन बॉडीज बढ़ने लग जाती हैं, जो क्या करता है कि ब्लड का पीएच चेंज कर देता है और पीएच चेंज होने से बहुत सारी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं और वो उसके लिए नुकसानदायक है उस व्यक्ति के लिए। तो इंसुलिन के प्रभाव से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी परिवर्तन आते हैं और इंसुलिन की अधिक मात्रा से टिश्यूज में प्रोटीन की कमी होने लग जाती है। फिर इससे क्या होता है कि ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ता है और ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अच्छा, इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी बहुत कम है, 5 मिनट होती है उसकी, 5 मिनट ही रहता है वो। तो एक तरीके से ये जो है अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लूकेगॉन के बारे में। तो जो ग्लूकागॉन है ये अल्फा सेल्स के द्वारा निकलता है और ये हाइपरग्लाइसीमिक ग्लाइकोजिनोलिटिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, HGF के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पॉलीपेप्टाइड नेचर का है और इसका 3485 मॉलिक्यूलर वेट है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 29 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक सीधी चेन के रूप में होते हैं। और इसमें अगर देखें तो ये हार्मोन पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है उनसे एक्साइट होकर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करवाता है। तो अगर फ्री ग्लूकागॉन हार्मोन जो रक्त में बहता रहता है या प्रवाहित होता है तो लिवर के द्वारा ये सिंथेसिस होकर के और ग्लूकागोनेस द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की निश्चित मात्रा से कम होने पर पैनक्रियास की जो सेल्स हैं वो इस हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन है तो ये क्या करता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और
ग्लूकोजेनोसिस की क्रिया आपने पूर्व में भी पढ़ी थी। तो लिवर में अगर कीटोन बॉडीज बनने में वृद्धि हो जाती है, और टिश्यूज में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए देह की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ये अविरल बिना रुके एनर्जी उपलब्ध कराता है। फिर जो किडनी से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है GFR, उसको बढ़ाता है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, इनके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। और ये फैट में लिपोलाइसिस की क्रिया में वृद्धि करता है। और ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम और यूरिन में अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। और हार्ट बीट और इनके ब्लड प्रेशर के दाब को भी बढ़ाता है। और इसके प्रभाव से जो स्टमक में जो सेक्रीशंस होते हैं उनमें भी कमी होती है। तो फिर हम देखेंगे कि ये रेगुलेट कैसे होते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं, यानी इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो अगर हम रेगुलेशन को देखते हैं तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि अग्नाशय के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा निकलते हैं, ऋणात्मक पुनर्भरण तंत्र के द्वारा। हाउजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको स्टडी करा था और इसके बारे में बताया था कि ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इनकी रक्त में अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो लैंगरेंस से जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे फिर एमियोसाइटोसिस की क्रिया होती है, पिनेकोसाइटोसिस की क्रिया के उधर फिर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ जाता है। और रक्त में शुगर की मात्रा घटने पर पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन का सेक्रीशन आरंभ करती हैं। और रक्त में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ग्लूकागॉन का सेक्रीशन रुक जाता है। जैसे अपन अगर प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं, खेल कूद, भाग दौड़, एक्सरसाइज वाली क्रियाएं करते हैं, तो ग्लूकागॉन का जो सेक्रीशन है वो अधिक होने लग जाता है। चित्र से भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर लो ग्लूकोज हो तो पैनक्रियास पे असर होगा और ग्लूकागॉन रिलीज होगा अल्फा सेल्स से और लिवर से रिलीज होकर के वो नॉर्मल। फिर अगर हाई ग्लूकोज हो तो भी पैनक्रियास के सेल्स पे असर होगा और इंसुलिन रिलीज बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। और फैट सेल्स टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल आ जाता है। अब हम देखेंगे अगर मान लो ये पैनक्रियास किसी रीजन से इसको देह से अलग कर दे तो क्या होगा। अलग कर देने पे क्या होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और अगर रोज का स्तर देखें तो 160 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है ये। और इसकी मात्रा अगर 300 से 400 हो गई पर 100 ml ऑफ ब्लड तो ये डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी पैदा कर देती है। तो ग्लूकोज की अधिक मात्रा के सेक्रीशन से उस व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, बार बार पानी पीते हैं और बार बार यूरिनेट करते हैं, पॉलीयूरिया हो जाता है। और इसके हमेशा उसे भूख का अनुभव होता है, पॉलीफेजिया बोलते हैं उसे। और कई बार बॉडी में ऐसे जल की जो कमी हो जाती है, मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो टूट टूट करके और यूरिन में कीटोन बॉडीज के रूप में आने लग जाते हैं। और अगर इसको हम क्योर नहीं कर पाते तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको डायबिटीज में कोमा में आ जाता है वो व्यक्ति। और प्लाज्मा के अंदर अगर कमी हो जाती है तो प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। तो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स वाला भाग है, अगर उसमें कहीं पे कोई ट्यूमर बन जाता है तो हाइपर इंसुलिनिज्म कहलाता है। अर्थात इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा का सेक्रेशन उसमें रक्त में होता है। तो रक्त से क्या होता है, फिर शुगर की मात्रा घटने लग जाती है। और ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को पसीने आना, दौरे पड़ना, बेहोशी आना और थकान महसूस होना, मूर्छा, ऐंठन,
ये लक्षण हो जाते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है। इस प्रकार आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला। आप लोग याद करिएगा। थैंक